कतो पढ़ लियो भाई आप? चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ रिया और बांका दरबारी पढ़ रिया है ना। चलो देखो, पहला है कालिदास। हमने चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारियों के बारे में बात की थी, तो इसमें पहला कौन सा हमारे, जैसे चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न, नवरत्न यानी 9 मुख्य इनके दरबारी थे जो अलग अलग विद्याओं में पारंगत थे। अलग अलग विद्याएं क्या होती है, जैसे कोई ज्योतिष होता है, कोई राजस्व मंत्री होता है, ठीक है, जैसे कोई कवि होता है। तो ये उज्जैन की सभा में बैठा करते थे, उज्जैन सभा। इनकी जो मुख्य सभा कहां थी चंद्रगुप्त सेकंड की, ये उज्जैन रहा करते थे। यहाँ पे इनके 9 रत्न थे। उनमें देखो हम पढ़ेंगे 1 नंबर कालिदास। कालिदास एक ऐसा व्यक्ति है भाई, हम कवि कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं। ये पहले बिल्कुल अनपढ़ था ये बंदा, कोई मतलब नहीं, एक गवार मूर्ख मूढ़ आदमी। लेकिन जब एक बार क्या हुआ कि ये एक पेड़ पे ऊपर बैठा हुआ था, जिस तरफ से काट रहा था उसके आगे की तरफ बैठा, मतलब जो डाली होती है उसे काट रहा था, उसके आगे की तरफ बैठा हुआ था और उसे इस तरफ काट रहा था। तो कोई नीचे से कोई ऋषि जा रहा था, उसने कहा कि भाई क्या कर रहा है रे? कि इसको काट रहा हूं मैं तो। अरे बोला गिर जाएगा। कि तुझे क्या पता मैं गिर जाऊंगा, बताओ। मतलब अब सभी को पता है, लेकिन इतना ये मूर्ख आदमी है कालिदास उस टाइम की, वो कह रहा है कि भाई गिर जाएगा तो इधर से काट, इसे इधर बैठ जा। क्या नहीं, मैं इस तरफ से काट, यहीं पे बैठूंगा और इधर से काटू। अब जब वो उस डाली को काटता है, वो कट जाती है तो वो गिर जाता है वहां पे नीचे। तो उससे बड़ा अफसोस हुआ कि इससे कैसे पता चल गया कि मैं गिरने वाला हूं। अब देखो, हाँ, मतलब उससे अफसोस होता है कि भाई कैसे गिर गया मैं। तो वो उसके पीछे पीछे भागता है और उससे कहता है कि तुझे कैसे पता चला कि मैं गिरने वाला हूं। उसके बाद में कालिदास में कुछ चेंज आता है और उसके बाद में एक स्वयंवर होता है जिसमें एक महारानी होती है, महारानी तो क्या, वो राजकुमारी स्वयंवर एक आयोजित करती है जिसमें कालिदास वहां पे जाता है। और कालिदास भी, जब सभी भाई जा रहे हैं तो कालिदास ही चला गया। तो उसने 5 प्रश्न पूछे और कालिदास ने जैसे जैसे उसने उसका कोई रेस्पॉन्स, जैसे उसने हाथ को ऐसे किया कि हमारा शरीर कितने, जैसे उस रानी ने कहा कि मैं इशारे करूंगी 5, अगर उसके उत्तर अगर कोई इशारों में दे तो मैं उससे शादी करूंगी। किसकी बारी आती है? कालिदास। और कालिदास को वो क्या दिखाती है कि ये क्या चीज है भाई। 5 का मतलब क्या होता है कि हमारा शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? 5 तत्वों से। तो उसका रेस्पॉन्स क्या होता है? कालिदास कहता है कि वो मुझे झापड़ दिखा रही है। तो कालिदास उसे क्या दिखाता है? अपना मुक्का दिखाता है कि 5 तत्वों से ही नहीं, ये 5 तत्व जब मिलते हैं तब क्या होता है कि तब हमारा क्या होता है, शरीर का या एक मनुष्य का निर्माण होता है। तो इस प्रकार 5 जो प्रश्न होते हैं उनके जवाब कौन देता है? कालिदास। तो वो जो राजकुमारी होती है वो किससे शादी कर लेती है? वो छोड़ो आप पूरे नहीं बताऊंगा मैं, उसमें टाइम चला जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो कालिदास से वो राजकुमारी शादी कर लेती है और एक वो ऋषि वाली घटना हो गई। उसके बाद में कालिदास को एहसास होता है कि मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और उसके बाद में इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखता है, मेघदूत, ऋतु संहार, ये चीजें है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और शौर्य वंशम, इस प्रकार की रचनाएं। तो कालिदास के बारे में तो देखो, कालिदास इनके दरबार में था और ये कवि और लेखक था। क्या था? कवि व लेखक। इनकी रचनाएं लिख लो आप, कालिदास की रचनाएं। जैसे मेघदूत। देखो, मेघदूत का अर्थ क्या होता है? दूत यानी होता है मैसेंजर। अरे मैसेंजर कौन देखोगे? इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजवाओ काम करें। तो मेघ यानी ये किसको दूत बनाता है? मेघ यानी बादल को।
कि लिखना मत, अरे मत लिखो, मैं इतना ही लिखाता हूं, वैसे भी मैं आपको टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। वो तो है ही नहीं कि भाई मैं बोलूंगा भी और आपको लिखाऊंगा भी, आप वो चिंता छोड़ो, है ना। तो क्या होता है कि ये मेघदूत है, इसमें पति की वीरे वेदना है। किसकी वेदना? देखो यहाँ अगलो पहलो ग्रंथ से कम पति भी वीरे वेदना गुजर रही है, देखो पत्नी के याद में, है ना, पति की विरह वेदना। विरह का अर्थ क्या होता है? अच्छा, विच्छेद नहीं होता। पति की विरह वेदना का अर्थ, विरह का अर्थ होता है किसी को याद करना होता है। जैसे वो आपसे दूर है, उसे आप याद कर रहे हो, तो बिछड़न है। देखो शब्द बहुत ज्यादा है मार्गन, तो मैं थाने समझा सकूं कि विरह का ही चीज है। विरह का अर्थ होता है किसी से बिछड़कर और उसके प्रेम में तड़पना, क्या कहलाता है? विरह कहलाता है। इतना मुझे आती है हिंदी साहित्य बहुत ज्यादा, आपको नहीं आती होगी। तो देखो रचनाओं में मेघदूत यानी इसमें पति की वीरे वेदना, और पति किसके लिए, किसके प्रेम में, किसको याद करता है? अपनी पत्नी को। और बादल को दूत बना के भेजता है कि भाई तू जा, बामन भूल की जमाई, तो कम से कम मन याद तो आना। हाँ, तो ये होता है पहले इनकी रचना। देखो ये एक नंबर। दो नंबर इनकी होते हैं ऋतु संहार। ऋतु संहार, ऋतु संहार, इसमें पत्नी की वीरे वेदना है। पत्नी की विरह वेदना। देखो कि एक पत्नी अपने पति के लिए किस प्रकार उसको याद करती है। विदेश गए पति को, विदेश को क्या बोलते हैं भाई? मारवाड़ी में बोला न, के शब्द बोला? दिशावर। दिशावर का अर्थ होता है विदेश, यानी विदेश गए पति के लिए, जो उनकी यादों में तड़पती रहती है। और अलग अलग ऋतु में ऋतु संहार, याद रख लेना, है ना। तो पत्नी की वीर वेदना इसमें है। अलग बिचारो कमाबा जावे, घर बैठे बाहर थोड़ी पड़े भाई। विदेश केन जावे आदमी, बाहर केन जावे, कमाबा नहीं जावे। तो भाई बात है। तो ये लिख लो आप एक बार कालिदास की। हाँ, गाणु कर चाल, गाणु कर चाल बार काट। वाह यार, शौक तो बड़ा। एक अभिज्ञान शाकुंतलम लिख देना। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मेघदूत, ऋतुसार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं कालिदास जी की। बाकी विस्तृत थोड़ा आगे पढ़ लेंगे इन्हें।
तो देखो आगे, तो ये इनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, आपने सबसे इंपॉर्टेंट ये अभिज्ञान शाकुंतलम है भाई, याद रखना है ना। इसमें किसकी प्रेम कहानी है? राजा दुष्यंत व शकुंतला की। किसकी प्रेम कहानी है? राजा दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी, शकुंतला की प्रेम कहानी। ठीक है, तो देखो मुख्य रूप से 3 है, और भी ये लिखाऊंगा, लेकिन देखो कालिदास पहला ही है इनका, नवरत्नों में से जो पहला पढ़ रहे हैं वो है कालिदास। कालिदास था कवि, पोइट एंड राइटर, लेखक है ना। रचनाएं, इसकी कंपोजिशन कौन कौन सी है देखो, रचनाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिशन। ठीक है, मेघदूत जिसमें पति की वीर्य वेदनाएं, ऋतुसार जिसमें पत्नी की वीर्य वेदनाएं, और देखो मेघ यहां मेल है ना, मेघ, अरे पुरुषवाचक है तो किसकी वीर्य वेदना को शो करता है? पति की। और ऋतु क्या होती है? फीमेल, तो याद रख लेना पत्नी की, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम, देखो शकुंतला आता है ना नाम, शाकुंतलम, तो इसमें किसकी प्रेम कहानी है? राजा दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी। इसमें थोड़ा लिख लेना, इसमें और कुछ थोड़ा सा है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें लिखो, इसमें पार्वती की सुंदरता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है इसमें? पार्वती की सुंदरता, कि पार्वती कितनी सुंदर है, उसका वर्णन किसमें मिलता है? पार्वती की सुंदरता का वर्णन आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है ना, याद रखिए। ये प्रथम भारतीय ग्रंथ है, इसमें लिख देना अभिज्ञान शाकुंतलम में, प्रथम भारतीय ग्रंथ, प्रथम भारतीय ग्रंथ जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ। किस भाषा में? यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। तो याद रख सकते हैं आप कि प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ। तो कौन सा ग्रंथ है? देखो ग्रंथ की जगह यहां पुस्तक भी आ सकता है, ग्रंथ और पुस्तक तो एक ही चीज है। तो प्रथम भारतीय ग्रंथ या पुस्तक जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ वो कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये कालिदास की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्या? कालिदास की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो आगे इसमें लिख सकते हो कालिदास की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना, वे अंतिम रचना। इसके बाद में कालिदास ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, ये अंतिम रचना है और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो कालिदास अंतिम समय में एक बहुत ही अच्छी रचना कर गया जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। देखो सबसे बड़ा नाम है ना इनकी रचनाओं में, अगर सबसे बड़ा नाम क्या है तो वो नाम कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसका मतलब जब बड़ी होगी तो सर्वश्रेष्ठ तो होनी है, ठीक है। और जब ज्यादा अनुभव हो जाता है, आदमी बुढ़ा हो जाता है, उसके पास में बहुत ज्यादा अनुभव होता है, तो अनुभव में वो इतनी बड़ी रचना लिख सकता है, तो ये क्या है? अंतिम। बस कितनी हो गई रचना इसकी? 3। अब देखो एक है विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय 4 नंबर इसकी रचना कौन सी है? विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय, इसमें किसकी प्रेम कहानी है?
पुरूरवा व उर्वशी की प्रेम कहानी, उर्वशी की प्रेम कहानी। मतलब आदमी बड़ो तगड़ो, सारी क्या लिख दी, प्रेम कहानियां लिख दी है। जहां भी मौका पड़ा वहां पे रचनाओं में प्रेम कहानियां लिख दी है। तो ये देखो, उरुरवा या इसे पुरूरवा भी कहा जाता है। पुरूरवा या उरुरवा व उर्वशी की प्रेम कहानी किसमें मिलती है, विक्रम और वशीय में। और अगली लिख दो 5 नंबर, मालविकाग्निमित्रम। मैं लिखा दिया हूं, ताने मन जान लिखी जाए भी कोने तो बड़ो ना। मालविका, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। कौन लिखी जाए, लिख दियो। इसमें किसकी प्रेम कहानी है, इसमें अग्निमित्र होता है एक राजा अग्निमित्र, और उसकी प्रेमिका होती है मालविका। हाँ, तो 5 नंबर कौन सी है, 5 नंबर है मालविकाग्निमित्रम। आओ 5 नंबर है, और इनकी की प्रेम कहानी है अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी, ठीक है। अरे याद है जैसे कि अब देखो कालिदास के बारे में फिर से, हाँ लिखना बहुत जरूरी है थांगे है, काई करना है, लिखा रखो। अरे कोरा लिखने से कुछ नहीं होगा। मैंने ये तो ये नहीं कि मैं ऐसे ही मिटा देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने लिखा या नहीं लिखा, उसके बाद में मिटाता हूं। बस लिखना है आपको, भीड़ का हिस्सा बनना है, बस कम से कम थोड़ा समझ लो। हाँ ना, जब मैं कहूं तब लिख लिया करो, या जब मैं लिख रहा हूं। टाइम तो लगता है, मैंने कब बोला आपको टाइम का, मैंने आपको बोला ही नहीं है कभी टाइम का, कि आपके पास में खूब टाइम है, आराम से आप पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ाए वो उतना याद कर लो आप, ना को लाग जैसे आपने। लेकिन थाने बस नोट्स बनाना है। अरे क्या करोगा नोट्स को, पहली देखो तो सही है। देखो कालिदास किसका दरबारी है, चंद्रगुप्त सेकंड का। कालिदास की रचनाओं में बात की जाए तो पहली मैंने कौन सी लिखाई, मेघदूत, जिसमें किसकी प्रेम कहानी, किसकी वीर वेदना का चित्रण किया गया है, पति की। 2 नंबर कौन सी, ऋतु संहार, उसमें किसका है वर्णन, पत्नी की वीर वेदना। 3 नंबर अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें किसकी प्रेम कहानी है, राजा दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी। और ये भारत का पहला ग्रंथ है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ है। कालिदास की अंतिम रचना, और इसके अलावा सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना। 4 नंबर कौन सी है भाई, 4 नंबर है आपने विक्रम और वर्ष्य। तो इसमें किसकी, राजा विक्रम, या इसे पुरूरवा कहा जाता है या इसे उरुरवा कहा जाता है, वह उर्वशी की प्रेम कहानी, ठीक है। अरे उर्वशी राउतेला अलग है, उर्वशी अलग है ना, तय सोचो ला बात, आगे प्रेम कहानी है ना। अगला है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम है ना। तो इसमें अग्निमित्र होता है और मालविका उसकी प्रेमिका होती है, उसकी प्रेम कहानी इसमें वर्णित की गई। याद रह जैसी की। चलो अब 2 नंबर लिखो, अतोग लिख लियो एक बार, है ना। एक और लिखो तो भाई 1-2 और लिख दो। जे एक कुमार संभव है और एक रघुवंश है, कैन छोड़ा और है ना, लियो कुमार संभव और एक है, इसमें देखो और 7 नंबर कौन सी हो गई,
रघुवंश। इसमें किसका वर्णन किया गया है? श्री राम के वंश का, राम के वंश का वर्णन। अरे रघु श्री राम जी कौन बोलांगे? बिल्कुल बोला तो बांगे वंश को वर्णन करे है। और कुंभार संभव में कार्तिकेय की कहानी बताई गई है। किसकी? कार्तिकेय का वर्णन। कार्तिकेय कौन था? शिव जी का, जो दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं। किस भारत में? दक्षिण। उत्तर भारत में कौन पूजे? गणेश जी। देखो उत्तर भारत में कौन पूजे जाते हैं? गणेश जी पूजे जाते हैं। और दक्षिण भारत में कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन क्या था? मोर। कार्तिकेय का वाहन क्या था? मोर। बल्कि गणेश जी का मूषक, चूहा। ठीक, लिख लो अब। दो नंबर लिखो, धन्वंतरी। धन्वंतरी चिकित्सक था। क्या था? चिकित्सक। ये लिख लिया? ठीक है। देखो समय लगता है कोई चीज हो उसमें, जब टाइम लगता है, वैसे भी आप टाइम, भाई मैं फास्ट पढ़ा दूंगा लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है आपके, वो चीजें याद नहीं रहती। अब आपको कम से कम एक बार के लिए तो ये चीजें याद होगी। एक बार घर पढ़ लेना और एक बार सप्ताह भर बाद में पढ़ लेना, फिर 14 दिन बाद में, उसके बाद में 1 महीने बाद। जब 4 बार आप रिवीजन कर लोगे ना किसी चीज, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो चीजें आपके दिमाग में, और जो अचेतन मन है उसमें रहेगी, और जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप कर दोगे। तो 2 नंबर इसमें कौन सा है आपके? 2 नंबर है धन्वंतरी। धन्वंतरी। धन्वंतरी क्या था? चंद्रगुप्त सेकंड का चिकित्सक। तीन नंबर लिख लो, वराह मिहिर। वराह मिहिर। वराह मिहिर नाम सुना है ना आपने? इनका जैसे एक ग्रंथ है बृहत संहिता। ग्रंथ का नाम क्या है? बृहत संहिता। ये वैज्ञानिक था। क्या था? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट था भी समय का। और ये वराहमीर कहां से थे भाई? जहां से एमपी से ही थे। और कहां से थे? तो वराहमीर का ग्रंथ है बृहत संहिता, और ये क्या थे? वैज्ञानिक थे। एक मिलता आपके नाम, जैसे आपने सुना ना विक्रम वेताल की कहानियां। हाँ, ये ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। किस शास्त्र के? तो वैज्ञानिक मत ही होगा, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता। अगला है 4 नंबर, वेताल भट्ट। वेताल भट्ट यह जादूगर। क्या? जादूगर। ये जादूगर। और आपने वेताल विक्रम की कहानियां सुनी होगी। वेताल विक्रम की कहानियां प्रसिद्ध है, वो ये वही है, कहानियां प्रसिद्ध है।
तो ये आपके 4 नंबर कौन सा हो गया? वेताल भट्ट। अब देखो 5 नंबर, एक बार रुको, लिख लियो। एक है शंकु। 5 नंबर कौन सा है? शंकु। 6 नंबर लिख दो घटकर पर। यह कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ। कौन था? कूटनीति। 7 नंबर है वर रुचि, वर रुचि। 8 नंबर है सपणक। कौन सा है? सपणक। और 9 नंबर आपके लास्ट है, उसका आप नाम लिख दो अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। तो ए 9 याद रख लीजिए बस। देखो 1 नंबर कालिदास, 2 नंबर धनवंतरी, 3 नंबर वराहमिहिर, 4 नंबर वेताल भट्ट, 5 नंबर शंकु, 6 नंबर, 6 नंबर बताओ घटकर पर, 7 नंबर वर रुचि, जिसकी रुचि किसमें हो? वर में। हाँ। 8 नंबर है सपणक, सपणक। और 9 नंबर अमर सिंह। वो अमर सिंह शासक को नहीं हो, और दूसरा है और अमर कोश महाकाव्य ग्रंथ लिखो। ठीक है, चलो लिख लियो। लिख लिया? लिखो भाई, जल्दी लिखो, है ना। नाम नाम तो लिखा है, 10 एक नाम है पूरा ही, 10 अक्षर है ना। पता है 10-15 अक्षर है, एक लाइन को मामलो है पूरा ही है। हाँ। अब आप में से ऐसा कोई है क्या जो बता सकता है कि मैं सर पूरे में से पूरे 9 के 9 नाम बता दूंगा? बता सकता है आप में से कोई? बस टेक दिया गोडा है, बोदा ऊंट वे जिया गोडा टेक रखा हो, अरे टिंगरो पढ़ लियो, रट्टा मार लियो आगा है। नहीं तो भाई ग्रेनाइट वाली मिला है और बाम भी बाटन ठंडोला है, इन्ना उन्ने ही क्रेन उठाओ, ये बाटान उठाओ और कड़ा इन्ने चीरो। तो बी की बजाय नौकरी नौकरी होती है भाई, पूरी महिमा नौकरी की है। नौकरी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। ना ना कावता मत को मन थे, सब सुनेड़ी हमारे। तो चिंता मत करो, कावता होता मन सब आवे। हाल तो शुरुआत करिए आप, चिंता मत करो था, है ना। सारी कहावतां थाने अवगत करवाईशू मैं,
हाल आर्ट एंड कल्चर पढ़िए, राजस्थान की पूरी हिस्ट्री पढ़िए, तो ते बेफिक्र रहो। आधुनिक भारत पूरो पढ़ियो है, मध्य भारत पढ़ियो है, तो सिलेबस घणो ही है। तो नवरत्न कौन कौन से थे? कालिदास 1 नंबर, कालिदास 2 नंबर, धनवंतरी, धनवंतरी क्या था? चिकित्सक 3 नंबर, वराहमिहिर 4 नंबर, वेताल भट्ट या भट्टी कह सकते हो, और आगे शंकु, शंकु हो वास्तुकार कहीं हो, और आगे घटकरपर, ओके हो घटकरपर, और कूटनीतिज्ञ मंत्री हो। आगे वर रुचि, अगला सपणक, सपणक, सपणक मत बोलो, सपणक, और अगला अमर सिंह। ठीक है, अब देखो चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के, हेडिंग डालो चंद्रगुप्त सेकंड का सिक्का देखा आप, चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के देखो। इन्होंने देखो मुद्राएं चलाई, कौन कौन सी चलाई देखो। इन्होंने सोने की भी मुद्रा चलाई, सोने, चांदी यानी रजत, वे तांबे की मुद्राएं चलाई, तांबे की मुद्राएं चलाई। गुप्त वंश का पहला शासक जिन्होंने रजत मुद्राएं चलाई, गुप्त वंश का पहला शासक जिन्होंने, गुप्त वंश का पहला शासक जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चांदी के। हाँ देखो, चांदी के सिक्के चलाने वाला गुप्तों में पहला शासक कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। अब देखो इन्होंने किस किस प्रकार के सिक्के चलाए, वो भी एक बार जिक्र कर लेते हैं। इन्होंने जो मुद्राएं चलाई, उन्होंने 8 प्रकार की सोने की मुद्रा चलाई। रजत तो याद रख लोगे ना, आपकी गुप्त वंश का इंपॉर्टेंट लगा देना कि गुप्त वंश का ऐसा पहला कौन सा शासक है जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। इन्होंने 8 प्रकार की सोने की मुद्राएं चलाई। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई। कौन सी मुद्राएं? स्वर्ण मुद्राएं चलाई। 8 प्रकार की कौन सी मुद्राएं चलाई? जिसमें कुछ प्रकार थे आपके, जैसे छत्रधारी, पर एक प्रकार के सिक्के, अश्वारोही सिक्के और छत्रधारी सिक्के। 3 प्रकार के सिक्के आप याद रख लियो, इतना लिख लो एक बार। अश्वारोही, पर्यक और छत्रधारी प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी थी ये? तो अश्वारूढ़ या अश्वारोही एक ही बात है, अश्वारूढ़ प्रकार। फिर अगला प्रकार है पर्यक प्रकार, और एक प्रकार कौन सा है? और छत्रधारी। ये इनके कुछ मुद्राओं के नाम है उन 8 में से। तो सोने, चांदी व तांबे की मुद्राएं चलाने वाला ये शासक था। इन्होंने सबसे पहले गुप्तों में रजत मुद्राएं चलाई और 8 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं चलाई, जिसमें अश्वारूढ़, पर्यक प्रकार, छत्रधारी प्रकार, ये कुछ मुख्य रूप से हैं। हाँ एक ही तो है, तो लिख रहा क्यों ना मैं? इसकी अधिकांश मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? अयोध्या से। इसकी अधिकांश मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? तो अधिकांश मुद्राएं अयोध्या से प्राप्त हुई है।
अधिकांश मुद्राएं अयोध्या से प्राप्त हुई। कहां पड़ता है अयोध्या? अरे उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस पर्यटक स्थल बन गया है अयोध्या। मैंने बताया था ना करंट में आपको। तो अधिकांश मुद्राएं अयोध्या से प्राप्त हुई है। और इसने एक समुद्रगुप्त का एक सिक्का था जिसका नाम था समुद्रगुप्त के व्याघ्र निहंता सिक्के का नाम बदलकर सिंह निहंता रखा। देखो समुद्रगुप्त का एक सिक्का था जिसका नाम क्या था? व्याघ्र निहंता। उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? सिंह निहंता। तो ये आपके कौन सा हो गया? चंद्रगुप्त के सिक्के कंप्लीट हो गए। द कॉइन्स ऑफ चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्त के ये कुछ सिक्कों के बारे में जो जानकारी है वो ये। इनकी राजधानी कौन सी थी पता है क्या आपको? बताओ। इसकी पाटलिपुत्र लिखाई क्या मैंने? इसकी लिखाई थी? इसकी थोड़ी लिखाई थी। इसकी राजधानी लिख देना। मैंने बताया ना उज्जैन में इनके दरबारी नहीं रहते थे क्या, तो उज्जैन ही कहा जाता था। तो इसकी नोट लगा के लिख लो नोट लगा। इनकी राजधानी कौन सी थी? कैपिटल थी इनकी कौन सी? उज्जैनी या उज्जैन कह सका। उज्जैन के एक शासक हुए थे, पता है तो बता दो। प्रसिद्ध शासक। अच्छा ले कर लियो बात। देखो एक शासक हुए भर्तरी। हाँ 1900 शासक। अरे दानी शासक था जिन्होंने अलवर क्षेत्र में अपना धुना स्थापित किया था। ये बाद में क्या है? गुरु गोरखनाथ की वजह से। ये पहले तो शासक थे, राजा थे, और फिर भगवा धारण कर लिया। हाँ वो भर्तरी। भर्तरी की कथा कौन सुनोगी? मालूनी की गाइडी है। हाँ तो वो भर्तरी भाई वो हो गुरु गोरखनाथ की वजह में क्या धारण कर लियो? जोग धारण कर लियो। योग या जोग। हाँ अब देखो ये उम्र में थाने काई चौको लागे यार, काई घटिया लागे। अब क्या बताऊं थाने। हाँ हाँ अपने चौकी तो की कौन लागे, लेकिन की कौन नहीं। पढ़ाई पर ध्यान दो। सिर्फ पढ़ाई चौकी लागनी चाहिए एक बार के लिए। सब चीजें भूल जाओ। फॉरगॉट एवरीथिंग है ना। सब कुछ भूल जाओ सिवाय पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। हाँ मोह माया सब त्याग दिए एक बार। वो है ना सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में। जब तुम आओगे तो मुझे बदला हुआ ही पाओगे। मेरी ख्वाहिश थी तुम्हारा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ नहीं है। तो किताबें ही किताबें होनी चाहिए भाई, है ना। तो अब आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद में शासक आता है, उसका नाम लिखो। ठीक है इतना लिख लिया ने। अब लिखो कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट लिखो आप। 1415 से 55 तक। कुमारगुप्त को लिखो। कुमारगुप्त है ना। 1414 से 1454।
414 से 454 तक ये शासन किया इन्होंने। लगभग कितने साल शासन करियो? कौन सा शासक है? अरे बताओ कितना नंबर है? कुमार गुप्त फर्स्ट। कुमार गुप्त फर्स्ट का शासनकाल कब से कब है? 414 से 454। कितने साल शासन कर लियो लगभग? हाँ, तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि गुप्तों में सर्वाधिक लंबा शासनकाल किसका था? तो गुप्तों में सर्वाधिक लंबा शासनकाल किसका था? कुमार गुप्त फर्स्ट का। इन्होंने सर्वाधिक सिक्के चलाए, इन्होंने सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए। अगर गुप्तों में बात की जाए ना तो इन्होंने लगभग 18 अभिलेख लिखवाए, 14 सिक्के चलाए और सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया। लिखो, बताऊंगा आगे। पहले प्रश्न मत बोलो, बीच डिस्टर्ब मत करो, बता दूंगा मैं। देखो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला गुप्त सम्राट, गुप्त राजा लिख सको, ठीक। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला गुप्त राजा। सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए, सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए, कितने सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए? कितने अभिलेख लिखवाए? 18। सर्वाधिक सिक्के चलाए, कितने सिक्के? कितने प्रकार के? 14 प्रकार। तो सर्वाधिक प्रकार के सिक्के और इनका एक सिक्कों का ढेर मिला है बयाना भरतपुर में। सक्रादित्य है ना, देखो कहां मिला है इनके सिक्कों का ढेर? भरतपुर में। सिक्कों का एक ढेर मिला है और वो कहां मिला है? बयाना भरतपुर में। बयाना भरतपुर। तो ये इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला गुप्त राजा है ये। सर्वाधिक अभिलेख इन्होंने लिखवाए 18 और सर्वाधिक सिक्के चलाए इन्होंने कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। याद रख लेना 14, ठीक है। सिक्कों का ढेर कहां मिला है? बयाना भरतपुर। इसकी 2 उपाधियां हैं, एक है सक्रादित्य, एक है महेंद्रादित्य। तो हेनसांग क्या कहता है? अरे हेनसांग का नाम सुना आप? हेनसांग, फायान, फायान सुनियो। अब ताने हेनसांग सुनाऊंगा। हेनसांग कहीं के वे कि जो अब आप पूछो कि नालंदा विश्वविद्यालय को निर्माण कौन करायो, तो उसमें हेनसांग लिखता है, उसी से ही पता चलता है। उसका ग्रंथ है हेनसांग का कौन सा? सीयूकी। ग्रंथ का नाम क्या है? सीयूकी। सीयूकी में वो कहता है कि इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया है? कुमार गुप्त ने नहीं, सक्रादित्य ने करवाया है, ऐसा नाम बोलता है वो। ऐसे सीधा नहीं लिखता कि कुमार गुप्त ने करवाया, उसकी उपाधि लिखता है कि उसका निर्माण किसने करवाया है? सक्रादित्य ने करवाया है, ठीक है। तो इनकी उपाधियां लिख लो। उपाधियों में 1 नंबर है सक्रादित्य और 2 नंबर है महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य। तो दोनों उपाधि याद रख लेना, नोट लगा के लिख लियो।
बतावांगा रे, सभी कुछ बतावांगा। माता ही बता दिया। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम लिखवाया मैंने। कौन लिखे? तो वह माता हो जाएगी वैसे। हाँ तो दत्त देवी। तो देखो जो आज तक पूछे गए हैं मैं उसी बेस पे चल रहा हूं। ज्यादा आपको लिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है कि माता थोड़ा जन के जो दादा के नाम और भी टाइप का कोई प्रश्न को नाम है। जी टाइप का प्रश्न मैं थाने करवा रही हूं बहुत ज्यादा है वो भी। तो लिखो हवेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता शक्रादित्य को बताया। किसको बताया? शक्रादित्य को बताया। किसको बताते हैं? शक्रादित्य को। ठीक है, अब लिख लो। तो ये तक्षशिला और नालंदा दोनों ही पाकिस्तान में। वैसे देखें तक्षशिला पाकिस्तान में, नालंदा क्या भारत में है? क्या है ना भारत में? है भारत में या पाकिस्तान में? नालंदा भारत में है, बिहार में है ना। अरे मोदी जी ने उसका जीर्णोद्धार नहीं करवाया था क्या? अभी पीछे मोदी जी गए थे ना। अब देखो ये चीजें तो ऐसे नेतो पर्सन कभी आते हैं जो इस प्रकार के आप गेले पर्सन याद करते हो ना, तभी आपका सिलेक्शन नहीं होता। ये चीजें कभी नहीं पूछी गई है। पॉइंट टू पॉइंट याद करो। आप कचरा याद करते ही क्यों? आप आपको ज्यादा से ज्यादा इतना पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। क्योंकि यहां राजवंश दिया गया है, यहां कोई उनका ये तो है नहीं कि हम हर चीज याद करें, और हर चीज याद भी नहीं होगी हमें। जैसे आप बात करो चित्तौड़ के बारे में, चित्तौड़गढ़ में इतनी चीजें हैं कि हम याद चित्तौड़गढ़ पढ़े तो उसमें 1 महीना लग जाए, उतनी चीजें हम याद थोड़ी कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मैंने कुमारगुप्त बताया, कुमारगुप्त की चीजें जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। अब इससे ज्यादा तो कहीं मिलती ही नहीं। जो चीजें मेरे पास में अवेलेबल है, मैंने 3-4 बुक से ये चीजें निकाल के आपको प्रोवाइड कराई है। अगर इससे ज्यादा अगर कहीं पे है, इसका मतलब या वो किसी को नहीं आएगा। फिर आप यूट्यूब चैनल किसी का भी उठा के देख लीजिए, कितनी वो आपको जानकारी देगा। यूट्यूब पे पढ़ा है या कोई ऑनलाइन आपने ऐप खरीदा होगा, उसमें आप देख लेना कि कितना पढ़ाते हैं। या तो मेरे से 1-2 ज्यादा लाइन लिखाएगा या 1-2 कम लिखाएगा, बस इतना ही फर्क है। हाँ, मेरा यहां तक संभावना है कि मैं बहुत ही लिखाता हूं, आप हर चीज लिखाता हूं, तभी इतना टाइम लगता है। तो कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध। ये कार्तिक भगवान का बड़ा अनुयायी था। किसका अनुयायी था? कार्तिकेय भगवान का। तो इसमें लिख सकते हो आप आगे, कार्तिकेय का अनुयायी, कार्तिकेय भगवान का अनुयायी। कार्तिकेय भगवान का ये अनुयायी था। और इन्होंने मयूर प्रकार के सिक्के चलाए। किस प्रकार के? मयूर प्रकार के सिक्के चलाए। मयूर प्रकार के सिक्के चलाता है, कार्तिकेय भगवान का अनुयायी था। और अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ करवाया? अश्वमेध। तो ये इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने बता दिया। हवेनसांग या हेनसांग बोल दिया। हेनसांग का ग्रंथ कौन सा है? तो आप लिख सकते हो नोट लगा के, हेनसांग की रचना कौन सी है? सीयू की।
सी यू की है ना। तो ये कुमारगुप्त 414 से 454 है। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला गुप्त राजा कितने समय तक? 40 वर्ष या 40 साल इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। सर्वाधिक अभिलेख इन्होंने लिखवाए। अगर गुप्त में बात करें तो सर्वाधिक अभिलेख किसने लिखवाए? कुमारगुप्त ने। कितने? 18। और सर्वाधिक सिक्के इन्होंने चलाए। सर्वाधिक प्रकार के कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। सिक्कों का ढेर कहां मिला है? इनके सिक्कों का ढेर मिला है बयाना भरतपुर में। इनकी उपाधियां हैं सक्रादित्य और महेंद्रादित्य। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता किसे बताया है? सक्रादित्य को। किस ग्रंथ में बताया है? सीयूकी में। तो हेनसांग का ग्रंथ कौन सा है? सीयूकी। कार्तिकेय भगवान का ये क्या था? अनुयायी था। और मयूर प्रकार के इन्होंने क्या चलाए? सिक्के चलाए। और कौन सा यज्ञ करवाया? अश्वमेध। अब देखो हम कुछ सिक्कों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। सिक्के बार बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आरंभिक सिक्कों को क्या कहा जाता था। ग्रीकों ने कौन कौन से सिक्के चलाए, कुषाणों ने कौन कौन से सिक्के चलाए, सातवाहन शासकों ने कौन कौन से सिक्के चलाए और शक शासकों ने कौन से सिक्के चलाए। चलो लिखो, ये इतना लिख लिया, लिखो जल्दी। देखो आरंभिक सिक्के थे उनको कहा जाता था आहत या पंचमार्क। आपने एक 2 रुपया आया करता जान वो नहीं था। 2 रुपया को एक सिक्को आता जो 5 जगह में आओ देखियो तो भारत को नक्शो मंडेड़ो देखो इस तरीका में देखो 1 2